हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर यूट्यूब चैनल वाइट स्कूल हब पर। आज हम क्लास 10 का जो इलेक्ट्रिसिटी हमने चैप्टर शुरू किया था उसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जाना था, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जाना था, व्हाट इज पोटेंशियल हमने जाना था। आज हम बात करेंगे सर्किट डायग्राम पर, उसमें जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं उनके बारे में, एंड देन हम देखेंगे ओम्स लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सर्किट डायग्राम के बारे में बात करता हूँ। व्हाट इज सर्किट डायग्राम? सर्किट डायग्राम देखिए, सर्किट डायग्राम क्या होता है? जैसे आपके घरों में जितनी भी वायरिंग होती है वो एक सर्किट ही है। एक सर्किट के अंदर क्या क्या होता है? एक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, वो चाहे आपका मशीन हो, आपका बल्ब हो, आपकी कोई मशीन, कोई भी हीटर हो, कुछ भी हो, वो आपका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ऐड होता है। उसके अंदर कुछ बैटरीज लगी होती हैं, बैटरी नहीं तो कोई इलेक्ट्रिकल सप्लाई आपके पास लगी हुई होती है उस सर्किट में, या उसमें एक स्विचेस होते हैं, प्लग होते हैं जिनसे आप ऑन ऑफ करते हैं, किसी भी सर्किट को क्लोज ओपन करते हैं। एंड उसके अंदर आपके कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं जो कि मशीन्स में ही इंक्लूड होते हैं, जो मशीन्स का अपना खुद का एक रेजिस्टेंस होता है। कुछ वायरिंग्स होती हैं, और वायरिंग्स बहुत तरह की होती हैं, उनके बारे में डिटेल में हम एनालिसिस नहीं करेंगे, बट वायरिंग्स होती हैं, वायरिंग्स के कुछ जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो उन सर्किट डायग्राम से जो बेसिक हमारे क्या बोलते हैं सिंबल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। तो पहला सिंबल, अगर मैं बैटरी का सिंबल की बात करता हूँ, या पहला जो सिंबल होता है वो आपका सेल होता है। सेल में क्या होता है? इस सिंबल को, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये आपको एक सेल के बारे में बताता है, सेल के बारे में, ठीक। लेकिन अगर आप ऐसी बहुत सारी या दो या दो से ज्यादा सेल्स आप एक जगह इंक्लूड कर दें, जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ओके। इस तरह से जब आप सेल का एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं जहां पे आप दो या दो से ज्यादा सेल को यूज करते हैं, तो वो आपकी सेल ना कहला करके वो कहलाती है आपकी बैटरी। वो बैटरी, ये आपकी अब बैटरी हो गई, ठीक है। तो ये आपका बैटरी का सिंबल है, ये आपका सेल का सिंबल है। बैटरी दो या दो से ज्यादा जितनी भी सेल्स आप ऐड करते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको हम बैटरी कहते हैं। अदरवाइज जो एक सिंबल होता है ये, उसको हम सेल कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्विच की, स्विच यानी प्लग की। अगर हम प्लग की बात करें, अगर आपका ये सिंबल आपको ये सिंबल दिखाता है कि जो आपका प्लग है वो ओपन है, जो आपका प्लग है वो ओपन है, ओपन पोजीशन में, यानी कि सर्किट जो है, जो जिस सर्किट में ये लगा हुआ होगा प्लग, और इस कंडीशन में इस सिंबल को आपको शो होगा, तो आप समझ जाइएगा कि वो सर्किट क्या होगा, वो ओपन सर्किट होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी प्लग को अगर मैं इस तरीके से डिनोट करूं, तो यही प्लग आपका क्लोज्ड हो जाएगा, यानी कि ये प्लग आपका क्लोज कंडीशन में हो जाएगा। जो आपका सर्किट होगा वो शुरू हो जाएगा, उसके अंदर करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आपका सिंबल इस तरीके से शो होगा तो समझ जाइएगा उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं हम अपने एमीटर और वोल्टमीटर की। मैंने आपको बताया था कि हम अपना जो एमीटर यूज करते हैं, मान लीजिए ये एमीटर है जो कि करंट को मेजर करता है, करंट की क्वांटिटी को, मैग्नीट्यूड को मेजर करता है, इसको हम एमीटर कहते हैं, और इसको शो करते हैं किसी भी सर्किट में इस तरीके से। तो ये हमारा क्या है? एमीटर, ठीक। देन हमारे पास एक वोल्टमीटर होता है जिसे हम इस तरीके से शो करते हैं, जिसका जो सिंबल होता है वो ये होता है, इसे हम कहते हैं वोल्टमीटर, जिससे हम क्या मेजर करते हैं? वोल्टेज, वोल्ट, ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर, ठीक है। इससे हम वोल्टेज को शो करते हैं, ठीक है। इससे हम वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है उसको मेजर करते हैं। तो सर्किट में ये कुछ होते हैं, कुछ वायरिंग होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, तो ये आपका जो वायरिंग है ये जॉइंट पोजीशन में, यानी कि जो ये वायर है और ये वायर है, दोनों आपस में जॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? जॉइंट वायर, ठीक। लेकिन अगर कहीं आपको किसी भी सर्किट में अगर इस तरीके से मिल जाए कि एक वायर इस तरीके से जा रहा है और दूसरा वायर ऐसे आकर उसके ऊपर से ओवरलैप हो जाता है, तो मान लीजिए कि ये जॉइंट नहीं है, ये दोनों वायर आपस में कनेक्ट नहीं है, एक वायर के ऊपर से दूसरा वायर जा रहा है, इट मींस इट इज नॉट कनेक्टिंग इन पोजीशन, ये कनेक्ट पोजीशन में नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे? क्रॉस ओवर वायर, क्रॉसिंग वायर, क्रॉसिंग वायर,
ओके, ये आपका क्रॉसिंग वायर का है। नेक्स्ट जो सिंबल होता है वो होता है आपका रेजिस्टेंस का। आप रेजिस्टेंस इस तरीके से शो करते हैं अपने सर्किट डायग्राम में, ठीक है। तो ये आपका रेजिस्टेंस शो करता है। रेजिस्टेंस को हम आगे डिस्कस करेंगे अभी, व्हाट इज रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपका रेजिस्टेंस को शो करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम अपने अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं, तो वहां पे हम एक सिंबल यूज करते हैं जो होता है कुछ ऐसे ही होता है, पर वो इस तरीके से होता है। या इस सिंबल को हम इस तरह से भी कभी कभी शो करते हैं। ये आपका स्टाइलिश होता है। ये जैसे जैसे मूव करता है वैसे वैसे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती है। तो ये आपका रेजिस्टर, ये आपके रजिस्टर, ठीक। ये वेरिएबल रजिस्टर है, वेरिएबल, इसे बोलते हैं वेरिएबल रजिस्टर, ठीक। तो ये आपका वेरिएबल रजिस्टर। तो इस तरीके से आपके जो सर्किट डायग्राम होता है, जो ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है बाय यूजिंग ऑफ प्लग। इसे आप ओपन कंडीशन में भी रख सकते हैं, क्लोज कंडीशन में भी रख सकते हैं अपने सर्किट को। तो उस सर्किट में आपकी कुछ चीजें ये यूज होती है, ठीक है। जैसे आपने सर्किट में कोई बल्ब लगाया है, तो बल्ब को हम कैसे शो करोगे? आप बल्ब को इस तरीके से शो करते हैं, ये आपका बल्ब होता है, ठीक है। तो कुछ सर्किट डायग्राम में यूज होने वाले जो हमारे सिंबल्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। ना मैं इनको हटा देता हूं, आगे डिस्कस करते हैं ओम्स लॉ को। चलिए हम डिस्कस करते हैं अब अपने ओम्स लॉ को कि ओम्स लॉ क्या कहता है, ठीक है। देखिए व्हाट इज ओम्स लॉ, हेडिंग डालेंगे ओम्स लॉ। क्या कीजिए, आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। आपको मैंने वोल्टमीटर पढ़ाया है, आपको मैंने एमीटर के बारे में बताया, ठीक है। सेल के बारे में आप जान गए, बैटरी के बारे में आप जान गए। आप ऐसा कीजिए, एक सर्किट बनाते हैं, ठीक है। एक सर्किट के हेल्प से हम ओम्स लॉ को जानेंगे, ठीक है। तो सर्किट क्या होगा हमारा? मान लीजिए आपने एक सेल लगाया, ठीक। ये आपका एक सेल था, ये आपका एक सर्किट है। आपने इसमें एक वायर ऐड किया। वायर आपका नाइक्रोम का होगा, जो कि जिसका जो रेजिस्टेंस होता है वो एक एलॉय होता है, जिसका रेजिस्टेंस काफी कम होता है, ठीक है। तो आपने नाइक्रोम वायर का यूज किया, ये आपका नाइक्रोम वायर जो आपने यूज किया, ठीक। यहां पे आपने एक एमीटर यूज किया। व्हाट? एमीटर। एमीटर को हमेशा कहां में लगाते हैं? सीरीज में लगाते हैं। मैंने आपको जब एमीटर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि एमीटर को हमेशा हम सीरीज में लगाते हैं, ठीक है। तो जो करंट मेजर करता है, ये प्लस ये माइनस, अभी मैंने आपको बताया किस तरह शो होता है, ठीक है। और यहां पर लगा हुआ है आपका एक क्या? प्लग, जो अभी मैंने खोला हुआ है, जो अभी बंद नहीं है, ठीक है। एंड देन हम एक अप्लाई करते हैं यहां पे वोल्टमीटर, जो इस वायर के दोनों एक्स एंड वाई सिरे पर वोल्टेज को मापने का काम करेगा, वोल्टेज को मेजर करेगा, ठीक। अब जब जैसे हम एक बैटरी लगाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें से करंट फ्लो होना शुरू होता है। करंट फ्लो होना शुरू होता है कैसे? इस डायरेक्शन। अब क्या होता है, जैसे ही करंट फ्लो शुरू होता है तो हम यहां से अपने करंट की वैल्यू I1 को क्या कर लेते हैं? नोट कर लेते हैं। और यहां से वोल्टेज V1 को नोट कर लेते हैं और हमें एक चार्ट बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने यहां पे एक वोल्टेज और यहां पे एक करंट, यहां वोल्टेज यहां करंट। आपने जब एक सेल यूज किया तो आपकी कुछ वोल्टेज की वैल्यू आई V1 वहां से, जो कि आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है। इस वोल्टमीटर में से देख सकते हैं। और करंट की वैल्यू होगी आपकी I, मान लीजिए। लेकिन आप क्या करें कि एक और सेल यूज कीजिए। आप इस सेल को डबल कर दीजिए। डबल कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया, जब सेल आप डबल करते हैं तो क्या बन जाती है? वो बैटरी बन जाती है। तो ये एक सेल हो गया आपको प्लस माइनस, और ये हो गया आपका डबल। ये अब डबल हो गया आपका बैटरी, अभी आपका डबल हो गया बैटरी। अब जब डबल बैटरी आप यूज करेंगे, यानी कि दो सेल यूज करेंगे, आप एक बैटरी यूज करेंगे जिसमें दो सेल लगी हुई होगी, तो आप तब इसकी जो रीडिंग मेजर करेंगे वो आएगी आपकी V2 वैल्यू। आपका जो वोल्टेज की वैल्यू है वो कुछ अलग आएगी, और वहां उसमें जो आपका करंट का वैल्यू है वो भी अलग आएगा। तो आप दोनों रीडिंग को दोबारा से मेजर कीजिए, एमीटर में से भी और वोल्टमीटर में से। आपने वोल्टमीटर में से भी दूसरी रीडिंग को नोट किया, एंड एमीटर में से भी दूसरी जो आपका क्वांटिटी है उसको नोट किया। देन आप कीजिए एक सेल और लगाइए, आप एक सेल और ऐड कर दीजिए, ठीक। अब आपके पास कितनी सेल हो गई? आपके पास 1 2 3 सेल हो गए, ठीक है। अब 3 सेल में आपका जो वोल्टेज और
करंट की जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट आएगी, तो आप उसको दोबारा नोट कर लीजिए। ठीक, ऐसे ही आप 4 सेल के लिए कर सकते हैं कि एक सेल और ऐड कीजिए एंड देन आप देखेंगे कि आपकी वोल्टेज की वैल्यू V4 और करंट की वैल्यू I4 आ जाएगी। अब क्या देखेंगे कि आप V और I में आप एक रिलेशन ढूंढने की कोशिश कीजिए कि इन दोनों में रिलेशंस क्या है, यानी कि आपकी जो वोल्टेज और करंट किस प्रोपोर्शन में बढ़ रही है, ये कितना था और ये कितना हो गया, इनका जो रेशो है वो क्या है, इनका रेशो निकालने की कोशिश करें। देखिए जब आप है ना इसका रेशो निकालने की कोशिश करेंगे, आप V1/I1 करेंगे, ठीक, तो आप पाएंगे कि ये रेशो इक्वल होगा किसके, V2/I2, ठीक, और ये रेशो इक्वल होगा आपका V3/I3, एंड देन यही रेशो आपका इक्वल होगा V4/I4। ये रेशो आपस में इक्वल होंगे और ये होगा एक कांस्टेंट जो हर बार सेम आएगा। यही आपका रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर वायर, नाइक्रोम वायर के लिए सेम रहेगी। ठीक है, अभी हम फैक्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं कि जैसे जैसे फैक्टर्स बदलते हैं वैसे वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होती है, बट अभी हम बात कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर डायमीटर के, पर्टिकुलर लेंथ की, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो एक रेजिस्टेंस है जिसे हम R से डिनोट करते हैं। What? R. That is your resistance, and its unit is ohm. Its unit is ohm. Ohm से इसको हम, और ohm को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर, या इसकी ohm की यूनिट होती है। ठीक है, इसको हम वोल्ट अपॉन एम्पियर ना बोल करके हम ohm बोलते हैं। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि एक पर्टिकुलर डायमीटर के, एक पर्टिकुलर लेंथ के आपने एक वायर यूज किया जिसका रेजिस्टेंस कुछ कांस्टेंट आया, दैट इज R। लेकिन हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप इसके पैरामीटर्स को चेंज करेंगे, आप इसके डायमीटर को चेंज करेंगे, आप इसकी लेंथ को चेंज करेंगे या टेम्परेचर को चेंज करेंगे, तो देन इस R की वैल्यू डिफरेंट आती है। ठीक है, डिफरेंट आती है, इसकी R की वैल्यू चेंज होनी शुरू हो जाती है। बट एक पर्टिकुलर कंडीशन में सेम डायमीटर, सेम लेंथ और सेम टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। दैट्स योर ओम्स लॉ, दैट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR, और वी कैन से R इज इक्वल टू V/I। ठीक, दिस इज योर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ यही कहता है कि कोई वायर है, अगर उसका डायमीटर आप चेंज ना करें, आप उसकी लेंथ चेंज ना करें, और कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप जब उसका रेजिस्टेंस मेजर करेंगे, देन उसकी वैल्यू जो आएगी हर बार सेम आएगी। चाहे आप एक दूसरा और नाइक्रोम का वायर लिया है जिनका डायमीटर और लेंथ सेम होगा और सेम टेम्परेचर पे वर्क कराएंगे, आप पाएंगे उसका भी रेजिस्टेंस R, यानी कि एक कांस्टेंट वैल्यू होती है किसी पर्टिकुलर वायर की। ओके, तो दिस इज अबाउट योर ओम्स लॉ। चलिए अब बात करते हैं हम कुछ फैक्टर्स की। ठीक है, किन फैक्टरों से ये ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आप इसकी टेम्परेचर बदलेंगे, आप इसका लेंथ बदलेंगे, आप इसका डायमीटर बदलेंगे, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी चेंज होता है। अब हम बात करते हैं उसके ऊपर, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमने वैल्यूज को कैलकुलेट किया, इसको एक बार हम प्लॉट करते हैं एक ग्राफ, एक y और x एक्सिस पर इसका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं कि इसका जो ग्राफ आएगा वो क्या होगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ हम यहां बना लेते हैं। मान लीजिए ये आपका y एक्सिस, व्हाट, y एक्सिस, और ये आपका x एक्सिस। अब y एक्सिस पे क्या कीजिए, वोल्ट को, यानी कि वोल्टेज को मेजर कीजिए, वोल्टेज को, और x एक्सिस पे आप क्या काम कीजिए, आप करंट को मेजर कीजिए। ये आपका ओरिजिन है। अब जो जो वैल्यूज आपकी आई हैं, जो आपकी V1, V2, V3 और V4 पर वैल्यूज आई हैं, उसके अकॉर्डिंग आप करंट की वैल्यू पुट करते चले जाइएगा। ठीक, मान लीजिए आपकी V1 वोल्टेज पर आपकी करंट की वैल्यू कुछ थी, ये आपका हमारा पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट। हम ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हैं इसको, तो V1 पर I1 वैल्यू थी, ये आपका पॉइंट आ गया। V2 पर आपकी करंट की वैल्यू I2 थी, ये आपका एक पॉइंट आ गया। V3 पर आपकी करंट की वैल्यू कुछ थी, ये आपका अनदर पॉइंट आ गया। अब जब इन पॉइंट्स को आप मिलाएंगे तो आप क्या पाएंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको, ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, तो यही ओम्स लॉ कहता है कि जो वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन है वो लीनियर है,
वो लीनियर रिलेशन है। इट मींस जो आपका रेजिस्टेंस आएगा वो कांस्टेंट आएगा और जो वोल्टेज और करंट के बीच में जो रिलेशन आएगा वो लीनियर आएगा। अगर आप किसी भी वायर की प्रॉपर्टीज को चेंज ना करें, उसके टेम्परेचर को चेंज ना करें, उसके लेंथ और उसके डायमीटर को चेंज ना करें तो ओम्स लॉ तब तक वैलिड है जब तक आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है और डायमीटर यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो आपका ये जो रिलेशन आएगा वो लीनियर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओम्स लॉ के बारे में डिस्कशन। अब बात करते हैं उन फैक्टर्स की जिन पे डिपेंड करता है। आर की वैल्यू जिन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, लाइक अगर हम चेंज करते हैं लेंथ को या टेम्परेचर को या उसके डायमीटर को तो उसके रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए इसको मैं रब कर देता हूं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा जो फैक्टर है वो है लेंथ। व्हाट? लेंथ। अगर आप लेंथ को चेंज करते हैं उसी के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज होती है। कैसे होती है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है आपके लेंथ के। इट मींस अगर आपकी लेंथ 2 टाइम्स हो जाएगी तो आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू भी 2 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू जो एरिया है, यानी कि मान लीजिए ये वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा है, वायर कुछ इस तरीके का होता है, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं इस चीज को। ठीक है, ये वायर होता है आपका कुछ, ठीक, ये आपका वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है जिसका डायमीटर d, ठीक, और लेंथ मान लीजिए l है। जैसे जैसे आप लेंथ को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी चेंज होती है और वो इंक्रीज करती है। ठीक है, अगर लेंथ को आप डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी डबल हो जाएगी। लेकिन आपकी इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे इसका प्रोपोर्शनली इफेक्ट नहीं पड़ता, बल्कि ये आपके प्रोपोर्शनल होता है 1/a के। a इज व्हाट? आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो ये दोनों, ये प्रोपोर्शनल होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके किसके? क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को एक ही इक्वेशन में लाने की कोशिश करूं तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका L/A। ठीक, ये आपका L/A के इक्वल हो जाएगा। अब चूंकि ये प्रोपोर्शनल लगा हुआ है तो इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमें इसे इक्वल में बदलने के लिए हमें एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हम अगर इसे इस क्वांटिटी को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देन हम r की वैल्यू को उसके इक्वल रख सकते हैं। लाइक आपका ये कांस्टेंट c हो गया, CL/A। ठीक, अब जो ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए सेम होती है, पर्टिकुलर मटेरियल के लिए जिसकी वैल्यू सेम होती है, इसी कांस्टेंट को, इसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के मटेरियल की ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर, और इसको हम डिनोट करते हैं ρL/A, रो से। ठीक है, इसे हम ऐसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं RHO, रो। ठीक, ये आपका एक फॉर्मूला आता है जो जिसमें आपका जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है लेंथ पर और एरिया पर, और जो ये रो होता है ये किसी भी मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है। अगर मैं इस रो की बात करूं, जैसे अगर इस रो की मैं बात करता हूं तो इस रो की सबसे कम वैल्यू, अगर मैं मेटल्स में बात करता हूं, मेटल्स, ये वैल्यू अगर किसी की कम होगी तो उसका रेजिस्टेंस भी कम होगा। और जैसे कि आपको पता है, मैं आपको एक बार यहां से बताता हूं, V = IR। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो आपकी करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको वोल्टेज कांस्टेंट दिया हुआ है, आपने जो प्रोवाइड किया है वोल्टेज, उसको कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड किया हुआ है। तो अगर आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो उस सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। इट मींस कि अगर हमारा रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और रेजिस्टेंस कब कम होगा? जब इस पर्टिकुलर कांस्टेंट की वैल्यू हमारी कम होगी। और वो कौन सा मटेरियल है जिसमें इस कांस्टेंट की वैल्यू सबसे कम होती है? दैट इज योर सिल्वर। मेटल्स में आपका वो सिल्वर होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू नियर अबाउट 1.60 × 10⁻⁻8 होती है। अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं, रो की यूनिट क्या आ जाएगी? अब देखिए, जो रो की यूनिट निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, RA/L, इसको ऐसे लिख देंगे। हम जानते हैं
कि जो रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट क्या होती है, ओम, ठीक। और जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसकी यूनिट होती है, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर एंड देन अपॉन मीटर। अब मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा और उसकी यूनिट आ जाएगी ओम मीटर। तो इसकी वैल्यू सिल्वर के 1.60 × 10⁻⁸ ओम मीटर हो जाएगी। इससे ज्यादा जिसकी होती है वो होती है कॉपर की, दैट इज योर कॉपर, ठीक। इस तरह से ये वैल्यू इंक्रीज होती चली जाती है और इंसुलेटर्स में इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। यानी कि इंसुलेटर में करंट किस लिए फ्लो नहीं करता, वो इसी वजह से फ्लो नहीं करता क्योंकि जो उसकी रेजिस्टिविटी है ये सबसे ज्यादा होती है। और अगर मैं इंसुलेटर में बात करूं तो सबसे ज्यादा ये वैल्यू होती है पेपर की। इंसुलेटर की बात कर रहा हूं, इंसुलेटर में अगर इसकी वैल्यू पेपर इसमें इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। और आपको ये वैल्यू याद नहीं करनी है। अगर मैं कॉपर की बात करूं तो ये 1.62 × 10⁻⁸ ओम मीटर के अकॉर्डिंग नियर अबाउट होता है, ठीक है। पर ये आपको वैल्यूज याद नहीं रखनी है। आपको ये वैल्यूज अपने जो बुक है, बुक के अंदर जो एक ग्राफ दिया हुआ है उसमें से आप इस चीज को ले सकते हैं। इसको याद नहीं करना, बस आपको याद रखना है क्या कि इसमें सबसे कम वैल्यू किसकी होती है और इंसुलेटर में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है। जिसमें ये वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसमें रेजिस्टेंस भी सबसे ज्यादा होगा, और उसमें अगर ये रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी तो करंट की वैल्यू सबसे कम होगी। इट मीन्स उसके अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए आप क्या करते हैं, जब भी आप इलेक्ट्रिकल स्विचेस को ठीक करते हैं तो आप एक प्लास यूज करते हैं। प्लास बोलते हैं इसको, कुछ इस तरीके का होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। यहां से इस तरीके का होता है, यहां से आप पकड़ते हैं तो इस तरीका, उस पर क्या होता है, यहां पे आप देखा होगा आपको एक रबड़ चढ़ी हुई होती है, एक रबर जो कि आपका एक इंसुलेटर होता है। उस रबर की जो रेजिस्टिविटी होती है यानी कि रो होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। वो मैक्सिमम होने की वजह से क्या होता है कि उसके अंदर करंट की वैल्यू कम फ्लो करती है, बहुत कम, जिससे आपको क्या नहीं लगता है, करंट नहीं लगता है, उसको झटका नहीं लगता, शॉक नहीं लगता है आपको, ठीक है। इसलिए आप रबर जो होती है वो एज ए इंसुलेटर हम यूज करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल स्विचेस को ठीक करने में या रिपेयर करने में। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ओम्स लॉ।